स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ मॉडल ऑफ माल्थस, जिसे हम माल्थस का विकास सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। एक माल्थसियन विकास मॉडल, जिसे कभी कभी एक सरल घातीय विकास मॉडल कहा जाता है, अनिवार्य रूप से घातीय वृद्धि है जो फंक्शन के गति के आनुपातिक होने के विचार के आधार पर होता है। माल्थस मॉडल क्या है? इसको सन 1898 में एक युवक पादरी थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने उनकी फेमस जो बुक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट्स अफेक्टेड द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी में प्रकाशित किया था। इस बुक का नाम आप एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि ये बुक कई बार पूछी जाती है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट्स अफेक्टेड द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी में प्रकाशित किया है। इस पुस्तक ने सारे विश्व में न केवल माल्थस के नाम पर अमर कर दिया, बल्कि खाद्य सामग्री एक जनसंख्या संबंधी एक जटिल समस्या पर प्रकाश डाला, जिसने आज सारे विश्व को चिंतित कर रखा है। माल्थस का जो ग्रोथ मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माल्थस का विकास मॉडल था वो किससे रिलेटेड था। तो हमेशा याद रखना कि माल्थस का विकास मॉडल क्या है, जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन है एक तो उससे रिलेटेड है, और इनकी एक जो बुक है उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। सेकेंडली, हम जो बात करते हैं कि माल्थस के विकास मॉडल की प्रमुख बातें निम्नलिखित है। माल्थस का जो विकास मॉडल था उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या है, वो निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन सी हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है हमारा विकास और उसके रूप की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड इट्स फॉर्म्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। सेकेंड है हमारा ग्रोथ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, जिसको हम विकास और पूंजी भी कहते हैं। थर्ड है हमारा स्टेशनरी स्टेट, जिसको हम स्थिर अवस्था के नाम से भी जानते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे, ये जो माल्थस के मॉडल है उसकी जो तीनों स्टेजेस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या बताती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की प्रक्रिया एवं उसका स्वरूप कैसा होता है। प्रोफेसर माल्थस ने आर्थिक विकास को एक दीर्घकालीन प्रक्रिया माना है कि यदि हमें क्या करना है, किसी भी को डेवलप्ड करना है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें से कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में चेंज नहीं कर सकते। उनके लिए क्या होगा, हमें एक लॉन्ग टाइम की नीड होगी ही होगी। परंतु उन्होंने अल्पकाल में ही आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लक्ष्य रखने का जोरदार समर्थन किया। परंतु उन्होंने कहा है कि फिर भी हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टाइम में ही क्या होना चाहिए, इकोनॉमी डेवलप करने का लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए। प्रोफेसर माल्थस ने यह समझने का प्रयत्न किया है कि आर्थिक विकास में गतिरोधक तत्व कौन कौन से हैं। उन्होंने बताया है कि जो हमारे गतिरोधक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं हमारी इकोनॉमी को डेवलप्ड करने में। प्रोफेसर माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा माना है। अगर हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है तो जो हमारे माल्थस है उन्होंने जनसंख्या जो वृद्धि है उसे एक बहुत बड़ा अवरोधक माना है। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि यदि किसी देश में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी तो उसके कारण बहुत सारी जो हमारी सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं वो क्या होगी, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी और उन्हें क्या होगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए भी अगर आपके घर में कुछ कम लोग हैं तो आपको क्या होगी, वो चीज़ जो है ज़्यादा मिलेगी, और यदि ज़्यादा लोग हैं तो वो चीज़ थोड़ी थोड़ी मिलेगी। तो ऐसे ही बताया है माल्थस ने कि यदि हम किसी कंज्यूम करने की किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वो चीज़ क्या होगी, कम मिलेगी। एज़ कंपैरिजन अगर जनसंख्या कम होगी तो वो लोगों को ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो है इसके कारण हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी और हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए मिलेगी। तो माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास के प्रमुख मार्ग में एक प्रमुख बाधा माना गया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के अन्य गतिरोधक तत्व माल्थस के अनुसार इस प्रकार है। एक क्या है, कुशल श्रमिकों की कमी है कि हमारे यहाँ पे क्या है, जो लेबर है उनमें क्या है, स्किल नहीं है, वो डेवलप नहीं है, उनका एजुकेशन लेवल नहीं है। तो इसलिए क्या हो सकते हैं, वो इकोनॉमी को डेवलप करने में अपनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभा सकते हैं। फिर है सेकेंड, पूंजी निर्माण की दर में गिरावट। हमारे यहाँ पे जो कैपिटल है उसकी जो कैपिटल की जो निर्माण की दर है उसमें भी क्या आ रही है, गिरावट आ रही है धीरे धीरे। तकनीकी साधनों की कमी, की हमारे पास जो टेक्निकल सोर्सेज हैं उनकी भी क्या है, कमी देखने के लिए हमें मिलती है।
फिर है खाद्य सामग्री की कमी, कि हमारे पास जो खाने का जो सामान है, जो खाद्य सामग्री है, उसमें भी क्या होता है, हमें कमी देखने के लिए मिलती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जिसके लिए क्रिएट करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है, एक्यूमुलेशन भी इसको बोलते हैं। प्रोफेसर माल्थस का मत था कि आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचयन अत्यंत आवश्यक है, कि अगर हमें आर्थिक विकास करना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, जो पूंजी संचय है उसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेसर माल्थस के शब्दों में यह सर्वथा सत्य है कि बिना निरंतर पूंजी वृद्धि हुए कोई स्थायी तथा सतत आर्थिक विकास नहीं हो सकता। ये क्या कहते हैं, अगर हमारी पूंजी में निरंतर वृद्धि नहीं हुई तो कोई भी इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। माल्थस के अनुसार आर्थिक विकास का गतिशील होना पूंजीपतियों पर निर्भर करता है। जो भी हमारे पूंजीपति हैं, जब बड़े बड़े, जैसे कि आप लोग को पता है अंबानी है, टाटा है, तो ये सब क्या है, बड़े बड़े पूंजीपति हैं। इन्होंने बताया कि आर्थिक विकास का गतिशील होना पूंजीपतियों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि पूंजीपति बचत करने की स्थिति में रहता है। जो हमारा पूंजीपति होता है वो क्या होता है, सेविंग करने की क्या होता है, कंडीशन में होता है। श्रमिक गरीब होने के कारण अपनी समस्त आय को उपभोग पर व्यय कर देता है। सिंपल सी बात है, श्रमिक का क्या होता है, जो लेबर होता है उनका तो डेली खाना और डेली कमाना होता है, उनके पास सेविंग का कुछ होता ही नहीं है। सेविंग कौन करेगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, इनकम में से एक्सपेंस करने के बाद भी उसके पास कुछ पैसे बच जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो सेविंग करेगा, अदरवाइज सेविंग नहीं हो पाती। तो इन्होंने बताया है कि पूंजीपति का लाभ इस प्रकार राष्ट्रीय आय में मजदूरी घटाकर बचा रहता है। इस प्रकार लाभ पूंजीपति के विनियोग एवं उपभोग के योग के बराबर होता है। जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो जो पूंजीपति होता है उसके विनियोग के और उपभोग के बराबर माना जाता है। पूंजीपति का लाभ बढ़ाने पर विनियोग बढ़ता है और आर्थिक प्रगति होती है, और पूंजीपति का लाभ घटने पर हमारा क्या होगा, इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड में ही रह जाएगी। फिर है स्थिर अवस्था, जिसे हम कहते हैं। स्थिर अवस्था में क्या है, प्रगतिशील व्यवस्था में निवेश का उच्च स्तर पाया जाता है। जो हमारी प्रोग्रेसिव व्यवस्था होगी किसी भी देश की, इन्वेस्टमेंट की, उसमें निवेश का क्या पाया जाता है, उच्च स्तर पाया जाता है, जो सामान्यतः कुल उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। जो क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। जो मजदूरी को भी ऊंचा रखता है, जो हमारी वेजिस रेट होती है उसको भी क्या करता है, वह हाई रख कर चलता है। और आगे क्या होता है, जनसंख्या में वह करता है वृद्धि लेके आता है। जो हमारी जनसंख्या होती है उसमें भी वृद्धि लाता है, क्योंकि भूमि स्थिर मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि जो हमारी लैंड होती है वो क्या होती है, एक स्थिर मात्रा में पाई जाती है। इसी कारण उत्पादन में अतिरिक्त श्रम से घटते औसत प्रतिफल पाए जाते हैं। इसी कारण क्या होगा, जो उत्पादन होगा उसमें घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, औसत प्रतिफल पाए जाते हैं। जब जनसंख्या बढ़ती है तो मजदूरी निवेश की लाभदायकता को कम करती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हमारी जो मजदूरी निवेश की जो लाभदायकता है वह उसे भी क्या कर देगी, कम कर देगी। जब तक कि निवेश की प्रेरणा समाप्त नहीं हो जाती तथा अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था को प्राप्त नहीं करती। ये निवेश, ये इन्वेस्टमेंट हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो सके, एक स्थिर, एक सैचुरेटी जो है कंडीशन होती है उसमें वह ना आ जाए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, निवेश को बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार जो हमारे डेविड रिकार्डो हैं कि भांति एक हमारे हैं टॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिनका पूरा नाम है, का दृष्टिकोण भी एक पैसिमिस्टिक था। उनका दृष्टिकोण क्या था, पैसिमिस्टिक था। ये पूछा जा सकता है कई बार कि जो रिकार्डो है उनका दृष्टिकोण कैसा था, पैसिमिस्टिक, और जो हमारे टॉमस रॉबर्ट माल्थस हैं उनका भी जो दृष्टिकोण है वो भी कैसा है, निराशावादी है। रिकार्डो एवं माल्थस दोनों के अनुसार ही उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल की प्रवृत्ति के कारण प्रति व्यक्ति आय अनंततः स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगी, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो क्या हो जाएगी, अनंत टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक क्या होगी, स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, जहां पूंजी का और अधिक संचय नहीं होगा तथा उत्पादन की वृद्धि भी रुक जाएगी। इसमें क्या होगा, पूंजी जो है, कैपिटल जो है उसका और अधिक संचय नहीं होगा, और जो हमारा उत्पादन है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा एक टाइम के बाद। तो माल्थस ने अपने जो बात कही है उसमें 3 पॉइंट को बहुत ध्यान दिया है। विकास
और उसके रूप की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद विकास और पूंजी संचयन कैसा होना चाहिए, स्थिर अवस्था कैसी होनी चाहिए। ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये जो है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में क्या होता है, अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे इनकी बुक का नाम क्या है, माल्थस जो थे उनका दृष्टिकोण कैसा था, ऑप्टिमिस्टिक थे, वो पेसिमिस्टिक थे। ठीक है, माल्थस ने जो अपना मॉडल दिया है वो किस चीज़ के ऊपर बताया, उसमें बैरियर या ऑब्स्टिकल्स जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाएंगी। और इन्होंने क्या करा, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कौन से ईयर में दी, 1898। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगी।